हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल अकाडमी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज हम लोग CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम में सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरण में विभिन्न दरों का विकास होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है और विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉग, अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होता है विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बी ऑप्शन है, बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सी ऑप्शन है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। और डी ऑप्शन है, बच्चों के विकास केवल आनुवंशिक पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बॉल। ए हो जाएगा, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ व्हाट दिया है, फिल इन द ब्लैंक, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में अनुकूलन, बी में अधिगम, सी में समाजीकरण और डी में परिपक्वता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, समाजीकरण और प्राथमिक और फिल इन ब्लैंक, समाजीकरण और द्वितीय कारक है। इसमें पहला ऑप्शन है परिवार और विद्यालय, दूसरा है मीडिया और परिवार, तीसरा है विद्यालय और मीडिया और चौथा है डी है मीडिया और आस पड़ोस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार और विद्यालय। नेक्स्ट देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष बच्चों को नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी में है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना और डी में है दंड और आज्ञा पालन, सी में है दंड और आज्ञा पालन और डी में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दंड और आज्ञा पालन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत के क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? पहला है यह है वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। बी ऑप्शन है दूसरे के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। सी ऑप्शन है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन से होता है। और डी ऑप्शन है स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्र करके क्षमता। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, 5 वर्षीय नसीमा ने यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ता है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? इसमें पहला ऑप्शन देखिए जीववाद, बी में है केंद्रीयता और सी में परिकल्पित निगमनकता और संक्रमण परिमाण निकलना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी केंद्रीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, ले बाइबोसिग ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फिल इन द ब्लैंक
पर आधारित है। ए में है सामाजिक संरचना, बी में व्यवहारवाद और सी में है मनोविश्लेषण और डी में सार्वभौमिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संरचना। नेक्स्ट देखेंगे, लेबाइबोस्की ने बच्चों को स्वयं के से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पहला निजी संवाद, बी में है उच्च स्वर से वार्ता और सी में है पाड़ जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं और डी में है स्वतः केंद्रीयवाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए निजी वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है? पहला है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, बी है योग्यता आधारित अस्थायी लगाव और सी है सहयोगितापूर्ण अधिगम और डी है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सहयोगितापूर्ण अधिगम। नेक्स्ट देखेंगे, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? यह में स्थानीय संबंध बुद्धि, दो में अंतर वैयक्तिक बुद्धि, सी में अंतर वैयक्तिक बुद्धि और डी में है प्राकृतिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और क्वेश्चन 12 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रायोगिक उन्नति को बाधक है। बी में है विद्यालय में बच्चों और अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सी में है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है और डी में है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैट यानी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर, जेंडर भूमिका है फिल इन द ब्लैंक। पहला अधिग्रहित व्यवहार, दूसरा है जन्मजात व्यवहार और सी है जैविक संरचना और डी है आनुवंशिक निर्धारिता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट देखेंगे, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये है छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करना। अब बी में है छात्रों की समझ और आंकना और पाठ्यक्रम को शिक्षा शास्त्री को इसको अनुसार रूपांतरित करना और सी में छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना और डी में छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉल यानी छात्रों को समझ और आकलन का पाठ्यक्रम पर शिक्षा शास्त्रियों को अनुसार रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को निम्न बातों पर विचार करना चाहिए। पहला है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा है विशिष्ट छात्रों को अधिगम चक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। और तीसरा है कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं को शिक्षा शास्त्री पर चिंतन में मदद करेगा। और चौथा है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। इसका आंसर जो है नहीं दिया है, इसलिए आंसर आप लोग को देना है। नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी शिक्षक से अभिप्राय है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। नेक्स्ट है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। और सी है सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए। और डी में है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉग, यानी योग्यता से परे होकर करवाना है, यानी समावेशी करना। नेक्स्ट है 17 नंबर कथन ए है पढ़ाई के समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। इसका ऑप्शन ए में ए और बी दोनों सही है और आर व्याख्या है ए का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पहला है पठन वैकल्प, बी है आलोकन वैकल्प, और सी है गणक वैकल्प, और डी है ध्यान और अति संक्रियात्मक विकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉल, यानी आलेखन विकल्प। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, ये ऑप्शन ए में है, मानकीकृत पद्धति के आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। बी में है शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। और सी में है रटंट आधारित अधिगम पर निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्री का इस्तेमाल करना और योग्यता का आकलन करना पर बल देना चाहिए। और डी में है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करना और उसके पूर्ण स्मरण पर बल देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉल, यानी शिक्षा शास्त्री के उपागम पर। 20 नंबर देखिए निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, और तीसरा है सोच का केंद्रीकरण, और डी है अभिसारी चिंतन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट 21 नंबर है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? पहला ए में सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, खेल के द्वारा, पदार्थों पर क्रिया का प्रयोग करके, और सहपाठियों के अभ्यासों के संग सहभागिता के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए बी सी मैंने चारों। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर एक अध्यापिका बच्चे को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों में 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। यह अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह राजनीति फिल इन द ब्लैंक कहलाती है। ए पल्ले में खंडीकरण, बी में कूटलेखन, सी में स्वांगीकरण, और डी में अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खंडीकरण। नेक्स्ट देखेंगे 23 निम्न में से अधिगम का कौन सा दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ए में है परिवेश और सहभागिता द्वारा कौशल ज्ञान का अर्जन, बी में है विषय वस्तु को रटना, और सी में है दूसरे के निष्क्रिय अनुकरण, और डी में है उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल का ज्ञान का अर्जन करना। नेक्स्ट है 24
निम्न में से कौन सा युग्मक सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने के सुसाध्य करता है? एम है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए कौशल फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देने का पुरस्कृत करती है देकर पुरस्कृत करती है। दूसरा में है पारमति विविध प्रकार के पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थियों के एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और डी में अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों को इस्तेमाल पर बल देती है। और चौथा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, यानी 2 और 3 दो होगा, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 25 एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों को समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है अपने विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करके, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। बी में समस्या को हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल पर बढ़ावा देकर। और सी में है स्वरूप के इस्तेमाल पर बढ़ावा देकर। और डी में है निष्क्रिय रटकर पद्धतियों को इस्तेमाल पर बढ़ावा देकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्वरूपों को इस्तेमाल पर बढ़ावा देकर। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? ए में है कक्षा के संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। बी में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। और सी में रट्टा मारकर सीखने के प्रोत्साहित करना। और डी में शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक समस्या को विविध तरीकों से विचार करके प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता के अतिरिक्त कारणों का आरोपित करते हैं तो अपने फिल इन द ब्लैंक भावना उत्पन्न करेंगे। पहला शर्म का, गुस्सा का, और गर्व का, और उत्कंठा का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्व का, अपने आप पर गर्व उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय उपागम के इस्तेमाल की प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि पहला एम है यह अधिगम को और अधिगम प्रभावशाली बनाता है। बी में यह कुछ बच्चों को शिक्षक से अर्जन करने के मौका देती है, शिक्षा अर्जन करने की मौका देती है। और सी में यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। और डी में है यह बच्चों को ज्ञान आज्ञा पालन पैदा करता है, आज्ञा परंपरागत पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह अधिगम की ओर प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है 29 बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नेगेटिव चुनना है। पहला है यह अध्यापिका को बच्चों के द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। बी में है बच्चों को वयस्कों के वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ का गठन बहुत स्वाभाविक है। और सी में एक अध्यापिका के रूप में इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को गौरव करना चाहिए क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। और डी में है वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निर्धारित नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में
सहज को दर्शाएं। इसका नेगेटिव चुना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ए में है मानवतावाद, बी में व्यवहारात्मक और सी में संज्ञानात्मक, बी में सामाजिक और सांस्कृतिक। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी व्यवहारात्मक। आज के लिए सेशन समाप्त होता है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।